welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, affecting Maharashtra and affecting Mumbai. To the Romans, they said, to the Romans, justice was a goddess whose throne tempest could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. Today, we welcome our guest on the show, Ashish Chandrana ji from the BJP. Ashish ji, welcome to the show. Namaskar, welcome to the show. Bharat Soni Sahab from the Indian National Congress, welcome to the show. Bharat Soni Sahab. And Mukesh Gandhi Sahab, welcome to the show from Ajit Pawar, NCP. Now, we begin with Prime Minister Modi talking about Modi 3.0. Modi hat-trick, Modi ji ka hat-trick. He talked about Viksit Bharat ka sankalp, Viksit Bharat ka sapna. At the same time, we had Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji बोल रहे थे जातीय जनगणना कितना बहुत जरूरी है इस देश के लिए और अगर कांग्रेस का सरकार, if Congress forms the government, Rahul Gandhi ji का कहना है कि reservations are going to be more than 50%. That is what Rahul Gandhi said. And here in Maharashtra, हम देख रहे हैं शरद पवार साहब. Sharad Pawar Sahab has lost the bet, he's lost the battle, he's lost the gamble. The Election Commission awards his party to Ajit Pawar ji और शरद पवार जी का नया पार्टी है शरद पवार, NCP शरद चंद्र पवार जी. We begin with Ashish Chandrana ji. Ashish Chandrana ji, namaskar. Now we want to know, Modi Sahab is very confident. Ashish ji, Modi Sahab absolutely confident 3.0 बोले कि हैट्रिक होगा और बोले कि जो विपक्ष है उनका संकल्प देख के मुझे मालूम है कि वहीं पर बैठेंगे और ऑपोजिशन में ही बैठेगा. नाउ हाउ डू यू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इस 3.0 जो आज उन्होंने कहा? आशीष जी देखिए, मोदी सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्य किया है उस कार्य ने लगभग भारत का जो विकास के अंदर का सारा डिफिसिट था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर किया है. भारत कई पिछड़े वर्गों को एक मेन स्ट्रीम में लाया है. भारत की इकोनॉमी को देश के दुनिया के शुमार 5 सब डेवलप्ड इकोनॉमी में शुमार किया है और वो अभी एक बहुत बड़ा आगे लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. देश के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पिछड़ों का विकास हो, देश की आर्थिक व्यवस्था हो या दुनिया के अंदर हमारे नाम का डंका हो, दुनिया के अंदर हमारा एक इंडिया का रिस्पेक्ट हो, हर फ्रंट पर जो देश ने तरक्की की है और उस तरक्की के आधार पर जो देश के सभी नागरिकों ने मोदी जी के कार्य को सराहा है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से हमारा 3.0 गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं 3.0 हम 400 के पार जाकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं. इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है. भरत सोनी साहब, ये ठीक है मोदी साहब का कॉन्फिडेंस की 3.0 ट्रिपल यानी हैट्रिक करने वाले हैं 400 प्लस, ये सब बोलना ठीक है भरत सोनी साहब, मगर ये करना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कॉन्फिडेंस जताया 400 प्लस पे और विपक्ष जितने भी है कांग्रेस का जो काम है करतूत है वो कायम के वहीं पर बैठेंगे ऑपोजिशन में. ये ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज है और कांग्रेस का आलोचना करना कि आपने कुछ नहीं किया, ये कहां तक ठीक है भरत सोनी साहब? तो देखिए, जो एक इल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है 400 पार का, वो इल्यूशन करने की जरूरत क्या है? आप आपके काम के ऊपर वोट मांगिए ना. आप ऐसा इल्यूशन क्यों तैयार कर रहे हो कि भाई 400 पार, 500 पार और अगर डिलिमिटेशन घट गई तो 800 पार? ये ऐसा इल्यूशन आप मत क्रिएट करिए ना. आप आपके वोट जो मांगने हैं आपके काम के ऊपर मांगे कि आपने 2 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम हो चुका है और जो महंगाई कम करने वाले थे वो हो चुका है, देश में काला धन आ चुका है. ये सारी बातें आप लोगों को बताइए और 2022 तक सबको घर, कोई भी बेघर नहीं रहेगा. ये सारी बातें उसके ऊपर आप करिए. और सर देखिए, नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति को आपको अगर जो लेना पड़ रहा है और उनको आपको इतने नेगेटिविटी के बाद भी उनको स्वीकारना पड़ रहा है, तो आपके पैरों तले धरती नहीं है ऐसा हमें लगता है. नहीं तो आप क्यों नीतीश जी को लेंगे? नहीं तो आप क्यों दूसरों के पास जाएंगे कि भाई आप हमारे पार्टी में आइए, एनडीए में आइए और हमारे साथ चलिए? आप तो ऐसे ही अपने एक अकेला सब पे भारी, आप अपने आप ही 400 पार कर जाओगे, तो आपको ये सब लोगों की जरूरत क्या है? I come to Mukesh Gandhi sir.
आप सुन लिए, मुकेश गांधी साहब आपने सुन लिए, आपने आशीष जी को भी सुन लिए बीजेपी से, आपने भरत सोनी साहब को भी सुन लिए। मोदी साहब का कॉन्फिडेंस है, वो एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है 3.0 400 प्लस। और बोले कि विपक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ही मेरा तारीफ कर दिया कि 400 प्लस का आशीर्वाद। तो हाउ डू यू सी ये ओवर कॉन्फिडेंस और कांग्रेस क्या फाइट कर रहा मुकेश गांधी साहब, वो 53 से 270 प्लस कांग्रेस प्लस अलायंस पहुंच पाएंगे क्या गांधी साहब? 100 हाँ जी 101%। ये इल्यूजन नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का कन्विक्शन है और उन्होंने जो काम किया है वो काम का असेसमेंट है। अगर आप धीरूभाई अंबानी के लड़के मुकेश भाई अंबानी हो या अदानी हो या कोई भी हमारे रतन टाटा जी हो, वो अगर बड़ी इंडस्ट्री करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारा इश्यू निकलेगा तो 3 दिन में फुल हो जाएगा, 1 दिन में फुल हो जाएगा और हमारा इतना इन्वेस्टमेंट होने के बाद में इतने लोगों को रोजगार मिलेगा और इतना प्रॉफिट करेंगे। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा एक स्वप्न दृष्टा और वास्तविक रूप में हर चीज को अचीव करने वाला नेता ऐसा क्यों नहीं बता सकता है? उसको बताना ही चाहिए। और उनको कितना जनता के ऊपर विश्वास है वो आप देखिए कि वो कहता है कि बीजेपी की 370 और एनडीए की अबव 400 प्लस। तो ये जब आदमी के अंदर एक फुल कन्विक्शन होता है, जब आदमी एक दृष्टा होता है, जब आदमी एक कृतिशीलता से एक सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ता है ना, तो वो हमेशा ये बात बता सकता है। और वही मोदी जी ने बताई है, ये इल्यूजन नहीं है पर ये कन्विक्शन है और मोदी जी वो टारगेट पूरा करके दिखाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। आशीष जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्पीच के बाद मोदी जी में और बीजेपी में ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो बीजेपी का नारा था आई नीड न्यू हेटर्स, आई नीड न्यू क्रिटिक्स, आई नीड न्यू हेटर्स, आई नीड न्यू क्रिटिक्स बिकॉज द ओल्ड वंस हैव बिकम माय फैंस, द ओल्ड वंस हैव बिकम माय फैंस। दैट वाज आशीष जी जो मोदी जी का कहना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के स्पीच के। बट द कांग्रेस इज रेजिंग द राइट इश्यूज। क्या 2 करोड़ जॉब्स इशू किया? यू हर्ड भरत सोनी साहब सिंह, क्या 2 करोड़ जॉब्स मिला? अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है एट ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर पाए, प्राइस राइज आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, फार्मर्स इशू, यू हर्ड भरत सोनी साहब ने फार्मर्स इशू। आशीष जी हाउ डू यू से 400 प्लस कैसे, हाउ डू यू? 2 चीजें हैं, मैं तत्वतः आपकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूं कि जॉब्स ने हमारा किया या हम लोगों को रोजगार देने में हमने जो उद्दिष्ट रखा था या घर बनाने के जो उद्दिष्ट रखे थे वो पूरे नहीं हो पाए। समस्याएं इतनी लंबी थी कि उसको सुलझाने के अंदर हमको समय लगा, यह निश्चित है, लेकिन हम हमारे लक्ष्य से निश्चित रूप से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हुआ है, रोजगार के साथ में स्वयं रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुआ है। रोजगार की मायने में अगर कोई यह कहता है कि मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी को ही मैं रोजगार समझूंगा तो हम उस परिभाषा को नहीं मानते। जहां तक मोदी जी का सवाल है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि मुझे नए क्रिटिक्स की आवश्यकता है क्योंकि विरोधक मेरे फैन हो गए हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और महाराष्ट्र में एक कहावत है कि निंदक आचे घर असावे शेजारी। हमारा क्रिटिक्स जो है वो हमेशा हमारे पड़ोस में रहना चाहिए ताकि हमारे कार्य में अगर कोई कमी रहती है तो वह दूर करने के लिए हमें बिताए और हम उसके ऊपर काम कर कर इसको हम सुधारें। भारत का संविधान भी यह कहता है कि एक विरोधी पक्ष रहना चाहिए सक्षम, ताकि वो सरकार के कार्यों के ऊपर नजर रखकर कहीं सरकार की अगर कोई खामी रहती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए वो क्रिटिसाइज करे। लेकिन चूंकि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विरोधक भी फैन होते जा रहे हैं और उनकी नीतियों से, उनके किए गए कार्यों से प्रभावित होकर आज हमारे सम्मानीय मित्र कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी निगेटिव है। कल तक जिन्हें एनडीए के प्रधानमंत्री, इंडिया संगठन के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार के रूप में देखते थे, जिनके जो इंडिया अलायंस का एक भाग थे, जब उन्हें पता चला कि यह अलायंस कुछ सक्सेस नहीं होने वाला है और मैं देश के विकास रथ के अंदर बैठकर मोदी जी का साथ देकर मैं भारत के विकास के अंदर अपना मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करूं जिससे मेरे स्टेट को भी मुझे आगे लेने में सहायता होगी, यह एक उद्यम विचार के साथ में जब वे पुनश्च अपने विचारों में परिवर्तन करके, वो पहले भी एनडीए का हिस्सा थे लेकिन फिर से वे अपने आत्मचिंतन कर कर अपनी विचारधारा में अगर वो कुछ सुधार कर कर उनकी गलती दुरुस्त कर कर
वह एनडीए में शामिल होकर मोदी जी का भारत के सहयोग में हाथ बांटना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसको निगेटिविटी है। और ये तो ऐसा हो गया कि कल तक जब वो इंडिया अलायंस के साथ थे तो उनके प्रमुख पंतप्रधान पद के दावेदार या उनका चेहरा करके जिनको प्रस्तुत किया जाना था, उनके नाम में उनका नाम शुमार था। और जब उन्हें एहसास हो गया कि मैं ये डूबते जहाज में क्यों रहूं, मुझे तो बिहार का विकास करना है, और इसके लिए उन्होंने अपने एक नीति के तहत विकास का साथ देने का सोचा और उन्होंने मोदी जी के ओर हाथ बढ़ाया और अपने आप को एनडीए में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उन्हें किसी कारणवश लिया गया है। वे चाहते हैं, उन्होंने अपनी सोच को सुधारा है और हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि 400 के पार का जो आंकड़ा हमने जो लक्ष्य रखा था वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद में उसमें हम और थोड़ा गेन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भरत सोनी साहब, you heard Modi साहब is so overconfident, वो बोले कि I need new critics, new haters, the old critics have become my friends, my fans बन गए। और दूसरे मोदी साहब का कहना है कि द इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बोलते हैं। इंडिया अलायंस इज फुल ऑफ भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, घोटाले और राष्ट्र विरोधी आइडियाज, राष्ट्र विरोधी काम करना। तो ये और रिपोर्ट कार्ड जो आशीष जी ने भी बताया और मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके हर घर नल से जल, हर घर शौचालय से लेके नारी शक्ति वंदन अधिनियम। भरत सोनी साहब, हाउ डू यू कंपीट विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स? एंड जिस प्रकार से आपको कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है, परिवारवाद से भरा हुआ है, घोटाले से भरा हुआ है, हाउ आर यू गोइंग टू कन्फ्रंट दीस चार्जेस? भरत सोनी साहब, तो देखिए, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी पार्टी के लोग नहीं बताए तो अच्छा है ना, क्योंकि जिनका राष्ट्रीय प्रमुख पैसे लेते पकड़ा गया हो, स्टिंग ऑपरेशन में दिख गया, पूरे देश ने देखा हो, वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करे तो अच्छा है। ये जिस दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस व्यक्ति दूसरे दिन से वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और वो अच्छा बन जाता है और वो आपकी पार्टी का एक अलायंस पार्टनर बन जाता है। तो नीतीश कुमार जी जब वहां से यहां गए तब वो ठीक थे, लेकिन वो हमारे पास जब भी थे वो ठीक नहीं थे। तब बीजेपी पार्टी के लोग ही कहते थे, बीजेपी पार्टी के लोग ही कहते थे नीतीश कुमार जी क्या है वो। आज अचानक से वो एक ओवरनाइट चेंज हो गए और ओवरनाइट उनमें कंसाइंस जाग गया, उनके अंदर कुछ आ गया, ऐसे एक हाथ घुमा दिया उनके ऊपर और वो सबसे अच्छे बन गए। तो सर ये न ही बताए तो अच्छा है। ये आप क्रिटिक्स, और सर देखिए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है इनकी नीतियों का जो नीति सही नहीं चल रही है उसके बारे में बताना। अगर वो आप आलोचना समझो, वो आप टकोर समझो, वो आप एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट समझिए तो ठीक है। सर देखिए, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, ये किसी ने तो नहीं कहा था कि आप 2 करोड़ नौकरियों का वादा करिए। और सर 9 करोड़ नौकरियों का वादा के अगर जो आपने उपलब्ध कराया है तो आप बताइए वो कहां उपलब्ध हुआ है। तो गुजरात के अंदर शिक्षक लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जो 1.5 लाख जो अग्निपथ योजना के अंदर जो सिलेक्टेड लोग थे जिनको कॉल लेटर मिलना था, वो लोग क्यों आंदोलन कर रहे? हम सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे, हम प्राइवेट नौकरियों में बात कर रहे। आप प्राइवेट नौकरियों में बताइए कहां है, और प्राइवेट नौकरियों में कहां रिजर्व जॉब है, कहां रिजर्वेशन है, कहां ओबीसी रिजर्वेशन है? आप प्राइवेट नौकरियों में कहीं पर रिजर्वेशन देते हो क्या? महाराष्ट्र के अंदर 11 लाख नौकरियां पेंडिंग है। उसके अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के कलेक्टर ऑफिस में देखिए, जहां कहीं भी जाइए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है। जो लोग को 18,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा दिया जाता है और उस बेचारे को सिर्फ 10,000 दिया जाता है। आप सोचो, ये हमारे देश के युवकों के साथ खिलवाड़ या मजाक नहीं है। अब हमारी महाराष्ट्र की ही बात करेंगे तो आप उसके वो नौकरियां की वैकेंसीज तो डिक्लेयर करिए और वो वैकेंसीज भरने का तो काम करिए। हमारे मुंबई महानगर पालिका का हेल्थ सेक्टर के अंदर कितनी वैकेंसीज है? आप ये सारी वैकेंसीज आप उसको सरकारी वैकेंसीज करके और इसको हम लोग को कॉस्ट कम करने के हिसाब से अगर आप करोगे तो हमारा हेल्थ सेक्टर बिगड़ जाएगा। हमारे देश के जो सामान्य से सामान्य
गरीब तबके का जो सिटीजन है वो जब महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर डॉक्टर नहीं है। वहां पर क्यों डॉक्टर नहीं है? क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। वहां पर नर्स क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेश नर्सेस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो सर ये सारी बातें उनको करने दीजिए और उनको अपने आप में रहना है। तो इंडिया शाइनिंग भी हमने देखा है, फील गुड फैक्टर भी हमने देखा है 2004 में। देश की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी कि अगली पार्टी कौन होगी और अगला प्रधानमंत्री किस पार्टी से होगा। तो सर इनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं उससे। मुकेश गांधी साहब, आज राहुल गांधी जी ने कहा कि जातीय जनगणना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जातीय जनगणना जरूरी है। बोले हमारा सरकार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जब आएगा तो वी आर गोइंग टू सी द रिजर्वेशंस विल बी मोर देन 50%। राहुल गांधी जी ने एश्योर किया है 50% से ऊपर। आज गांधी साहब आप महाराष्ट्र में जूझ रहे हो, आज मराठा एजिटेशन, ओबीसी एजिटेशन 50% ऊपर। राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हमारा व्हेन आवर गवर्नमेंट कम्स वी विल एनफोर्स इट। गांधी साहब, डू यू थिंक दैट देयर इज अ सॉल्यूशन? देखिए ये सब मैंने वापिस कहा ना, जैसे वो पहले सोनी बोले ना, ये राहुल गांधी का इल्यूजन है। एक तो वो जीत के आने वाले है ही नहीं, और अभी ये जो सोनी ने भी सारे आक्षेप लगाए ना बीजेपी के ऊपर और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, ये सारे स्टैटिस्टिक जो बताए वो उद्धव ठाकरे जब सीएम थे ना तब की पोजीशन के उन्होंने सारे फिगर बताए हैं। आज शिंदे की गवर्नमेंट आने के बाद में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेंटर में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट पूरी फिलअप की गई है और एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी तरह से मिली है कि पूरा असंतोष उनका निकल गया है। पर ये सोनी जी वही कांग्रेस ने ऊपर से जो भेजी हुई स्क्रिप्ट है वही अगेन एंड अगेन रिपीट करके बोल रहे हैं, विच इज द यूजलेस स्टॉक ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब ये जनगणना के बारे में आए हैं, ऐसा है कि बाबा साहेब आंबेडकर ने 51 में जब इलेक्शन लड़ा और उस टाइम में यही कांग्रेस थी कि जिसने अपना कैंडिडेट खड़ा करके बाबा साहब आंबेडकर को हराया, और उतना ही नहीं पर जो कैंडिडेट को जिताया उसको बाद में पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया, और बाद में भी दूसरे इलेक्शन में भी बाबा साहेब आंबेडकर को इन्होंने हराया। और आज वही बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की बड़ी बड़ी शपथ और बड़ी बड़ी बातें करके ये कांग्रेस अपना बोगस प्रचार कर रही है। इनको न तो संविधान पे विश्वास है, न तो हमारी भगवत गीता के ऊपर विश्वास है, न तो इनको हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी कभी जनेऊ ऊपर लटका के नहीं चलते हैं, वो सच्चे अर्थ में हिंदू धर्म का काम करते हैं। और इनके राहुल गांधी है वो ऊपर अपनी जनेऊ पहनते हैं, वो कभी कोई पहनता है क्या? और बाद में कौन सा गोत्र है, अरे तुम्हारा खान का क्या गोत्र है वो सभी हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है, वो बात जाने दीजिए। पर ये जनगणना का काम तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पर ये वीपी सिंह के आने के बाद में मंडल पंच ने आकर के ये रिजर्वेशन का भूत हमारे हिंदुस्तान में घुसा दिया है। और आज वही भूत को लेकर के जिसका ऑपोजिशन जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था एक टाइम में कांग्रेस के अंदर, और आज वही बात उनके पोते आकर के ये राहुल गांधी आकर के कहते हैं कि हम 50% देंगे। ये सब बोलने की बात है। अगर मैं आने वाला ही नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर क्या, मैं सादा एमपी बनने वाला नहीं हूं राहुल गांधी जी, और आप क्या बड़ी बड़ी होशियारी की बात करते हैं। आपकी न्याय यात्रा सुपर फ्लॉप चल रही है, इसका कोई इंपैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं है, इंडिया के राजकारण के ऊपर नहीं है। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारे अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस जी काम कर रहे हैं, उस तरह से काम करना पहले सीखो और बाद में बोलो। और कांग्रेस के जो ज्वलंत व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति है, उनको आगे लाना सीखो। अरे मोदी जी के शब्दों में ही एक ही दुकान है और एक ही दुकान में एक ही सैंपल को बार बार दिखा करके कांग्रेस ने एक ऑपोजिशन स्ट्रांग बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। और हिंदुस्तान में सचमुच आज की तारीख में हमारा बीजेपी के सामने या तो एनडीए के सामने एक सशक्त
अपोजिशन जो खड़ा होना चाहिए था, जो नरेंद्र मोदी जी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लोकशाही अच्छी और मजबूत करने के लिए मजबूत विरोध पक्ष होना चाहिए, जो आज नहीं हुआ है, वो दुख की बात है। तो राहुल गांधी की ये थियरी के ऊपर और रिजर्वेशन के ऊपर आप सब भूल जाओ। ये तो वही की वही कैसेट बज रही है, वही की वही कैसेट रिवाइंड और रीफॉरवर्ड कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी इज अ टोटल फेल्यूर एंड ही हैज मेड द मैस इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी। You know, Bharat Soni sahab, you can talk to that later on. First, I'll go to Ashish ji. Ashish ji, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड असेंबली में पास हो चुका है, दोनों जगह उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ ये आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रेप्लिकेटेड, एवरी बीजेपी रूल्ड स्टेट इज प्रोबेबली ये एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, यू आर टोटली जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा, क्या ये टोटल 2024 इलेक्शन से पहले लहराएगा? You are going to see that these kind of things happen. Ram Mandir हुआ, Uniform Civil Code, Article 370, everything as per the RSS and the BJP agenda. How do you see it, Ashish जी? सर निश्चित रूप से, पर आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं पिछले सवाल में कुछ मेरे इनपुट देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन के बारे में राहुल गांधी जी बात करते हैं, तो मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा कि 50% का सीलिंग रिजर्वेशन को कब लगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक निर्णय दिया, उस निर्णय के माध्यम से रिजर्वेशन को 50% की सीलिंग लगी। तो 1992 के बाद में कांग्रेस की सरकार कितने साल थी और राहुल गांधी कितने साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इवन उस समय भी नहीं तो एक अपोजिशन में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से पार्लियामेंट में उनको प्राइवेट बीट लाने का जो अधिकार था, कभी उन्होंने उसका प्रयोग करके संविधान के इस अमेंडमेंट के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया क्या, ये पहले वो राष्ट्र के सामने रखे। चुनाव के समय में इस प्रकार की अपनी बंद होती दुकान को देखकर मार्केटिंग के अपने जुमले बनाने के बजाय वास्तविकता से जनता को रूबरू कराए कि 1992 में ये जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में कांग्रेस की जब तक सरकार थी 2014 तक के, और जितनी बार गांधी परिवार से राहुल गांधी या उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तो उन्होंने या उनके सारे कांग्रेसियों ने, उनके जितने सारे सांसद, उनके आदरणीय गुरुवर्य श्री दिग्विजय सिंह जी या उनके और दूसरे जितने भी सलाहकार हैं, इन लोगों ने इसके लिए क्या एफर्ट लिए? ऑन द कॉन्ट्ररी, भारतीय जनता पार्टी ने देश को पहली बार सबसे मजबूत और ओबीसी पंतप्रधान दिया है। यह बात इन्होंने समझनी होगी। अब मैं दूसरी चीज लाता हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो कह रहे हैं कि इसको सब स्टेट फॉलो करेंगे, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुत्ववादी एजेंडा कैसे कह सकते हैं? यह तो एक देश का संविधान है और उस देश के अंदर सारे नागरिकों के लिए समान कानून रहने चाहिए। यह हमारे यहाँ की जो सुविधाएं है, हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं है, उसको सक्षम करने की ओर बढ़ाया गया एक सशक्त कदम है। तो इसकी तो हमने सराहना करनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर देश के सभी नागरिकों को एक समान, एक धारा में, एक नियम में, एक कानून में लाने का जो प्रयास है, तो निश्चित रूप से तो विश्व का अगर अभ्यास करेंगे तो दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की कोई तरतूब नहीं है। आप कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य किया है, उनके देश के बारे में नागरिकों ने किस तरीके से वहां रहना चाहिए और उनके नियमों को स्वीकार करना चाहिए, यह अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित ही इस रूप का एहसास होगा कि हम इस दिशा में काफी विलंब से आगे बढ़ रहे हैं। हमको दुनिया में अपने देश को एक स्पर्धात्मक बनाना है, एक कॉम्पिटेंट बनाना है, एक डेवलप नेशन बनाना है, और उसके लिए हमारे जो एक बेसिक सिस्टम में जो कुछ फ्लॉज है, जो किसी कारणवश किसी मोटो की राजनीति के खातिर पुराने पार्टियों ने अगर उसको दुरुस्त नहीं किया है, तो उसको हम एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ने के लिए उसकी हम दुरुस्ती कर रहे हैं। तो निश्चित ही इसका मैं समझता हूं कि आप सभी ने स्वागत करना चाहिए। भरत सोनी साहब, यू हर्ड व्हाट गांधी साहब ने जैसे बोला, मुकेश गांधी जी ने क्रिटिसाइज जिस प्रकार से किया यात्रा जोड़ो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। यू हर्ड हाउ आशीष जी टॉक्ड अबाउट द ओबीसी दैट आपने कभी, तो हाउ डू यू जातीय जनगणना, you want to retort to that and then I'll come back to the question. Sorry sir. See, मुकेश भाई गांधी साहब को शायद रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में
ज्यादा मालूमात नहीं है ऐसा लगता है। और पहले वो नक्की कर ले कि वो सर बीच में इंटरप्ट इंटरप्ट किया था सर। बोलिए। I did not interrupt you. I expect you also will not interrupt me into that. No, you will not. नहीं करेंगे। So मुकेश भाई गांधी जी को शायद रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा मालूमात नहीं ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, वो पहले नक्की कर ले कि वो एनसीपी के सर आई विल नहीं बोलिए सुनिए सर, गांधी जी इनको बोलने दीजिए। बोलिए I will not interrupt anybody, and this is in this show nobody interrupts in between. Then only the show goes on. I did not interrupt BJP's spokesperson also. No, you have not. गांधी साहब जरा सुनिए ना, सुनिए। ओके सर। सो मैं रिपीटेशन होगा वापस फिर से। तो गांधी साहब को शायद रिजर्वेशन के ऊपर पता नहीं है कि व्हाट इज इकोनॉमिक रिजर्वेशन एंड व्हाट इज सोशल रिजर्वेशन, दो चीज। दूसरा, वो तय कर ले कि ही इज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन और एनसीपी स्पोक्सपर्सन। सेकंड, अभी देखिए जो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन की बात की थी, दैट रिजर्वेशन वाज ऑन द बेस ऑफ सोशल इनजस्टिस। जिसने अनटचेबिलिटी सहन की थी, उनका जो रिजर्वेशन दिया गया था उसके ऊपर था। अभी जो रिजर्वेशन की बात आ रही है, ये जो मंडल कमीशन के टाइम पे किसने रिजर्वेशन अपोज किया था? मंडल कमीशन के टाइम पे मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन लाई थी, उस टाइम पे सरकार में उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? वो जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी, वो रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उनसे विड्रॉ कर लिया था उनका सपोर्ट। तो वो इस रिजर्वेशन, ये जो अभी जो चल रहा है, वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है। और ये बात कब से आई? आपने राहुल गांधी जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में कहा कि 92 में उनकी सरकार ने प्राइवेट बिल क्यों नहीं लाए। सर, ये सारी बातें शुरू हुई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर मराठा रिजर्वेशन के ऊपर जब बात आई, और मराठा रिजर्वेशन के ऊपर सम्मान्य उप मुख्यमंत्री, वो आधे में से आधे उप मुख्यमंत्री, थोड़े तो अजीत दादा है ना, तो उसमें से भी आधे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जब बोला था ये क्या है, ऐसे चुटकी बजा रहे, मुझे आप सत्ता दीजिए, 3 महीने के अंदर मैं मराठा रिजर्वेशन देता हूं। तो 3 महीने के अंदर तो हो गया 1 साल, मराठा रिजर्वेशन आया नहीं। ये बताएंगे कि कांग्रेस ने उस टाइम पे कोर्ट में गए नहीं थे और रॉन्ग प्रेजेंटेशन किया था, इसलिए किया। सर, जब आप ही कहते हो 50% का कैप है और सुप्रीम कोर्ट का 50% का कैप है, तो उसके ऊपर आप जाओगे कैसे? और मराठा रिजर्वेशन को आप ओबीसी कोटे में से दोगे या लाओगे कहां से? आप अगर 50% की कैप नहीं तोड़ोगे और आपको अगर मराठा को रिजर्वेशन भी देना है, तो लाओगे कहां से? और इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमको जो 50% की कैप है, उस कैप को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग ये रिजर्वेशन दे पाएंगे, और तभी हम लोग इस समाज को, और अन्य बहुत सारे लोग हैं जो लोग मंडल कमीशन में भी छूट गए थे, उनको भी रिजर्वेशन देना है। तो उस रिजर्वेशन देने के लिए हमको 50% के ऊपर का कैप को हमको हटाना पड़ेगा, और उस सिलसिले में राहुल जी ने बात कही है। आप राहुल जी के बारे में कुछ भी कहिए, उनको कुछ भी आप बताइए, आप जो कहना हो कह लीजिए। सर, राहुल जी जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर चले हैं, आप में का एक नेता 15 किलोमीटर चल ले दिन में। सर, और राहुल गांधी की अगर जो दूसरी वाली सेकंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप है, तो आप देखिए सब पिक्चर्स। आपका मीडिया, जो आपका गोदी मीडिया है, वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन देश की जनता और जो प्राइवेट चैनल्स दिखा रहे, उनको पता है क्या है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि वो फ्लॉप शो है, तो होने दीजिए। आपको क्यों डर है? आपके पैरों तले क्यों धरती खिसल रही है? अगर वो फ्लॉप शो है तो है। आप मुकेश गांधी साहब, यू कैन से नाउ, आप जो चाहिए, बिकॉज आपको आप पे आरोप लगा दिया कि रिजर्वेशंस के आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट नहीं, तो हाउ देखिए जब रिजर्वेशन की बात आती है, तब सोशल और इकोनॉमी दोनों को कवर करके ही बात होती है। आप इसको कोई, इसका नॉलेज नहीं, मेरा नॉलेज नहीं, हम कोई ज्ञानी आदमी नहीं है, पर हम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर है, पॉलिटिकल वर्कर है, और
मैं बीजेपी की भाषा बोलता हूं क्योंकि एनसीपी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और अजित पवार घटने हमारी पार्टी ने, एनसीपी ने बीजेपी की पॉलिसी को और सिद्धांतों को मान्य किया है। इसलिए मैं बीजेपी के लेवल में और बीजेपी के हक में भी बोलूंगा, उसमें मुझे कोई ये नहीं है, शिकवा गिला नहीं है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी ने अगर मीडिया में पहले इतना प्रचार करते थे तो अब क्यों प्रचार नहीं कर पाते? और आप मीडिया के ऊपर एक झूठा आक्षेप डालते हो कि ये बीजेपी का मीडिया हो गया है, ये गलत बात है। मैं आज भी आप सब चैनल में देखो तो सब चैनल आज भी राहुल गांधी की भी बात करता है और नरेंद्र मोदी जी की बात करता है। हमारे ये नेशन नाउ में भी आपको बुलाया गया है और हमको भी बुलाया गया है। तो आप मीडिया के ऊपर कभी भी ब्लेम करना, ये तुम्हारी कांग्रेस की पुरानी आदत छोड़ दो। तुमने तो जब इमरजेंसी के टाइम में पूरे मीडिया का मुंह बंद कर दिया था और जयप्रकाश नारायण से लेके बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाल दिया था। जसलोक हॉस्पिटल में जयप्रकाश नारायण जी रहे थे, डायलिसिस की उनकी यहां ट्रीटमेंट चल रही थी। मैं जसलोक के बाजू के बिल्डिंग में ही रहता हूं। तब जयप्रकाश नारायण ने जो मुझे अपनी वेदना कही है और कांग्रेस की कल्चर, इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम में क्या क्या अत्याचार किए थे, वो सब जब बात मेरे जहन में वापस आती है ना तो मेरा भी खून बोल जाता है। और मैं एनसीपी का भी इसीलिए काम करता हूं क्योंकि इनको बीजेपी की विचारधारा के साथ में सम्मति से ये कार्य कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस का ये झंडा हाथ में लेकर के झूठे सिद्धांतों का प्रतिपादन मत करो। अब देश एक नए राह पे, नए मोड़ पे आगे चल रहा है। और एक बात मैं कहूं कि कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बन जाता है और दीवारें भी दिशा बताती जब मानव आगे बढ़ता है, जब मोदी आगे बढ़ता है। आप समझ लीजिए। ये फैंटास्टिक। आशीष जी, आई वुड लाइक टू, अभी क्या है, राहुल गांधी जी बार बार जो खेल रहे कि लोकतंत्र खतरे में। आज शरद पवार जी ने भी कहा लोकतंत्र खतरे में, उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी जी आगे जाके कहा कि आप इंटिमिडेट कर रहे हो, आप जुडिशरी को इंटिमिडेट कर रहे हो। और वो उदाहरण दे दिए नार्वेकर स्पीकर का जो ऑर्डर था, आज इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था, उससे पहले इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे जी का पार्टी एकनाथ शिंदे जी के साथ डाल दिया। तो क्या राहुल गांधी जी का ये चार्ज लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है, ऑपोजिशन लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड एंड तो ये डज इट फिट? आशीष जी, डज इट फिट? ये दो तीन जजमेंट ऑर्डर्स जो आए हैं महाराष्ट्र में, क्या इससे ऐसे धारणा आ रहा है कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, लोकतंत्र खतरे में है? देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी या कोई पर्सन डिफीट हो जाता है, अगर उसकी हार हो जाती है, तो वह मैं कैसे सच था यह सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए हर प्रकार की अपनी बात रखने का प्रयास करता है। और मैं सच था पर मेरी हार क्यों हुई, उसको जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाता है। लेकिन ये सब चीजों पर बोलने से पहले मैं 2 मिनट पिछले मुद्दे पर मेरा कुछ इनपुट देना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानीय मित्र ने कहा कि रिजर्वेशन की मर्यादा 50% है, तो मैं उस पर थोड़ा एक प्रकाश डालूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत, 16(4) के तहत अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर 50% से भी आगे जाने का प्रावधान है, और जिसके तहत हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने मराठा समाज को आरक्षण बहाल किया था। उससे काफी समुदाय लाभान्वित हुआ था, काफी उनमें एक आनंद की और खुशी की लहर थी। लेकिन चुनाव के बाद में हमारे साथ में हमारा साथ देकर जो एक पार्टी चुनाव लड़ी, उसने हमारे पीठ में खंजीर खोचा और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक जो सरकार बनाई, उस सरकार के समय उस रिजर्वेशन को, देखिए हमारा देश एक लोकतंत्र है जहां पर पब्लिक को अपनी प्रयास करने का, विरोध करने का सब हक है। तो कई बार हमारे यहाँ पे कुछ चीजें लिटिगेशन में चली जाती है, तो उस लिटिगेशन के अंदर जो एफर्ट लेकर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मेड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की थी, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हमने फिर से हमारी सरकार आने के बाद में इसके ऊपर काम शुरू किया है। काम शुरू करने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण हुआ है,
जो डेटा कलेक्शन किया है वो डेटा कलेक्शन को हम आज पूरा कंपाइल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब आपको खुशी होगी कि हम इसके अंदर एक बड़े अच्छे नतीजे के ऊपर क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, इस स्टेज पर है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार जैसे कि समय की बात है तो कुछ काम के लिए, किसी कार्य के लिए हम तय किए गए समय से कभी कभी ज्यादा समय लग सकता है कुछ कठिनाइयों को देखते हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस कार्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। हम उस दिशा के अंदर काफी तेजी से अग्रसर है और मुझे विश्वास है कि सम्मानीय शिंदे जी के नेतृत्व में और अजीत दादा और देवेंद्र जी फडणवीस के सारे मेहनत के फलश्रुति के रूप में हमें जल्दी वह कामयाबी हासिल होगी, जिसके माध्यम से हम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मेड आउट करने में हमें सफलता मिलेगी। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के संविधान में 81वां जो अमेंडमेंट था, जिसके तहत आरक्षण के अंदर अगर कोई डिफिसिट है और किसी वजह से उनके आरक्षण की मर्यादा में अगर भरपाई नहीं हो पाई है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर 50 की लिमिट क्रॉस कर लोगों को नौकरियां मुहैया कराने का जो 81वां भारत के घटना में संशोधन है, संविधान का संशोधन है, वो हमारे सम्मानीय और आदरणीय पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए कमिटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट होते हैं उस समय में किसी काम के अंदर कोई विलंब हो सकता है, लेकिन हमारी मंशा पर इसके माध्यम से प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, हम कमिटेड हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है आपने जो उठाया है, तो उस बारे में मेरा जो इनपुट है वो आपको पहले भी मैं सब अलग अलग चीजों के माध्यम से इसमें दे ही चुका हूं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में सरकार जो है ये कमिटेड है अपने देश के विकास के लिए, और इसके लिए जो भी चीज आवश्यक है वह सारी चीज सरकार अपने स्तर पर करती जा रही है। जहां तक आपने एक मुद्दा उठाया था जातीय जनगणना का, तो कांग्रेस की सरकार में 2011 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसका डेटा तब क्यों नहीं पब्लिश किया गया? उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? उस डेटा का एनालिसिस करके तब जो आवश्यक रिफॉर्म्स थे उसको नहीं लागू किया, उसके लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है? इस चीज का भी आपने मंथन करना पड़ेगा। केवल आरोप लगाकर काम नहीं चलेगा, एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों भी राजनीति के अंदर इस देश के विकास के लिए आते हैं और हमारा प्राइमरी और इंपॉर्टेंट मोटो जो है वो देश का विकास करना है। भरत सोनी साहब, यू हर्ड व्हाट ही सेड। आशीष जी जो बोले आपने सुन लिया। नाउ ही हैज एक्सप्लेन्ड क्लियरली। एंड जो एकनाथ शिंदे जी जो गांधी साहब बोल रहे, एकनाथ शिंदे जी जो कसम खाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर कि मैं न्याय दूंगा, मराठाओं को न्याय दूंगा और ओबीसी को कुछ लॉस नहीं होगा। क्या धीरे धीरे महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल इंजन सक्सेसफुल हो गया है कि ये धीरे धीरे वो मुकाम तक पहुंचे कि वो हासिल हो जाए मराठा रिजर्वेशन? सोनी साहब, you heard, you can counter what they said also, Gandhi Sahab and Chandra Yes. See, he has gotten. I have agreed. See, I nodded my head into the. Yes, he is right. See, reservation में यही क्राइटेरिया है, और रिजर्वेशन में हमको 50% के ऊपर जाने के लिए, मराठा रिजर्वेशन को देने के लिए हमको ये सारी बातें जो इन्होंने करी वो करनी पड़ेगी। लेकिन एवरीबडी इज कमिटेड फॉर मराठा रिजर्वेशन, हम लोग भी, कोई पार्टी मना नहीं कर रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? इसको होने में इतना देर क्यों लग रहा है? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। सी, ये तो बात जाति जनगणना, ये बात हुई मराठा रिजर्वेशन के ऊपर। अब मैं आता हूं उनका सेकंड पॉइंट, जो उन्होंने बताया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके डेटा 2011 के सेंसस के तहत जो डेटा, उसको उस डेटा का क्या हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, जब 2014 में वो जब 2013 में 2011 के सेंसस का ये सबमिट हुआ और 2014 में इनकी सरकार आई, उस समय पे वो जो डेटा दिया गया वो कहां गया? उसके ऊपर क्यों नहीं कुछ कर रहे हो आप? उस डेटा के अंदर आपने क्यों गलतियां निकाली कि ये डेटा सही नहीं है? और वही डेटा को बेस बना के नीतीश जी ने दिया था डेटा, और उसी के बेस पे जाति जनगणना की पहली बात बिहार से आई। तो वहां पर उस समय नीतीश जी गलत थे, आज नीतीश जी सही है, तो वो जो नीतीश जी बोल रहे वो तो करिए, उस सीधा पे तो जाति जनगणना कराइए। या
Gandhi ji, you heard what Bharat Soni Saab said. Gandhi Saab, if you want to retort there, and then I want to come back to you about जो चल रहा है कि शरद पवार जी जिस प्रकार से पार्टी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए हमारे भाई साहब कांग्रेस की तरफदारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। पर एक बात है कि जिस तरह से ये डेटा के ऊपर वो पूरा वो कर नहीं सकी कांग्रेस, तो बीजेपी के ऊपर इन्होंने पास ऑन द बक कर दिया और एक एलिगेशन कर दिया। पर मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस हिंदुस्तान का झूठा इतिहास युवाओं को, बच्चों को पढ़ाती है, वो कांग्रेस ये डेटा में भी कितना मैनिपुलेशन कर सकती है वो कांग्रेस को ही मालूम होगा। इसलिए मैं विषय के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। पर हमारी नरेंद्र मोदी जी की प्रतिभा में एक बात है कि उनकी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं है। वो जो सोचते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। ये राहुल गांधी की तरफ और कांग्रेस की तरह दो धारी तलवारों से अपना काम नहीं करते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। और गांधी साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूं, जो लोकतंत्र खतरे में है, जो 2-3 डिसीजन महाराष्ट्र में हुआ, जो मैं आशीष जी से भी बात किया था, तो क्या शरद पवार जी, सुप्रिया सुले, राहुल गांधी जी, सबको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी आर बीइंग शेकन बाय मोदी गवर्नमेंट एंड दे बिलीव दैट जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड। जिस प्रकार से स्पीकर साहब का ऑर्डर आया था अगेंस्ट द पीपल, स्पीकर साहब का ऑर्डर, उसके बाद 2 इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, नाउ दीज आर लैंडमार्क जजमेंट्स। ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये पूरे देश में जहां भी ऐसे कुछ भी विद्रोह होगा तो ये जजमेंट, ये इसको कोट किया जाएगा एज एन। तो हाउ डू यू सी दैट? शरद पवार गुट का कहना है कि भले ऑर्डर जो भी आया है, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि गलत हो गया। हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब, मुकेश गांधी साहब? देखिए, इसमें डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, पर डेमोक्रेसी इज रियली नाउ रिवाइविंग। द रियल डेमोक्रेसी इज नाउ रिवाइविंग इन इंडिया। आज तक डेमोक्रेसी खतरे में थी क्योंकि कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की और समाजवादी लोगों की, परिवारवादी लोगों की जो भ्रांत नीतियां चल रही थी, उसके कारण हो रहा है। बाकी आज भारत में नार्वेकर ने, जो बीजेपी के हमारे स्पीकर है, उन्होंने जिस तरह से जजमेंट दिया है, उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का पूरा न्यायिक अभ्यास करके क्लोज वाइज क्लोज, आप पूरी डिटेल आपको तो सबको मालूम है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये कह के अपना चुकादा दिया था। उसमें डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की क्या बात है? आज तक शरद पवार जी ने, माफ करना हमारे लीडर थे, आज भी मुझे उनके लिए सम्मान है, वरिष्ठ नेता है। पर मैं एक बात कहूंगा, जब उन्होंने वहां अपने समय के अंदर, जब उनकी राजनीति में उन्होंने पहले यशवंतराव चौहान से, बाद में सोनिया गांधी जी के साथ, सबके साथ में डीच करके अपना पक्ष बनाया, पुलोद से ये किया, वो किया, एनसीपी किया, सब किया, तो उस वक्त लोकशाही खतरे में नहीं थी। और आज जब अजीत पवार साहब ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने जब इनकी नीतियों के सामने विरोध किया, और आज देश की प्रगति के लिए और खास करके विशेष के लिए महाराष्ट्र की प्रगति में जिस तरह से शरद पवार का ग्रुप और उद्धव ठाकरे का ग्रुप अलग होकर के जो बीजेपी और शिवसेना की युति को जनाधार मिला था, उनको इलेक्शन से लोगों ने जीत के लाया था, पवार साहब ने उसी के ऊपर वज्राघात किया, उद्धव ठाकरे को चढ़ाया, उपसाया, मुख्य प्रधान बनाया, और हमारी जनता के सामने गद्दारी हुई। तब लोकशाही खतरे में नहीं थी क्या? आज शरद पवार साहेब, उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, संजय राउत या कोई भी लोग, अशोक चौहान, जो भी लोग भी ये बात कर रहे हैं, ये बात संपूर्णतः गलत है और इलॉजिकल है। ऐसे इलॉजिक से लोग, अभी पब्लिक आज समझ गई है, जनता को मालूम है, और इसीलिए लास्ट ग्राम पंचायत के इलेक्शन के अंदर बीजेपी और एनसीपी को बहुमति मिली थी, ये अजीत पवार गठ को। उसका कारण यही है कि लोगों के अंदर आज विश्वास
बीजेपी, एनसीपी और शिंदे के लिए है, ये बात सही है। आशीष जी, one of the greatest things, मोदी साहब ने रिपोर्ट कार्ड तो पढ़ा है, and the report card was impressive. पार्लियामेंट आर्टिकल 370, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, आपने राम मंदिर बना दिया, आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला सशक्तिकरण, घर हर घर शौचालय, हर घर में पानी, नल से जल, एवरीथिंग वाज कवर्ड। बट मोदी साहब ने जिस प्रकार से कल भी कहा कि अंबेडकर वॉज ड्वाफ्ड, अंबेडकर जी, जैसे गांधी साहब ने बोला, अंबेडकर जी वॉज ड्वाफ्ड बाय द कांग्रेस, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। और दूसरा, उन्होंने कल कर्पूरी ठाकुर जी का भी कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, कि कर्पूरी ठाकुर जी को अगर न्याय मिला तो अभी मिला है, भारत रत्न उनको सम्मानित किया। तो मोदी साहब अपने जहां पूरे रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हैं, व्हाई डिड ही हैव टू टॉक अबाउट अंबेडकर एंड द कांग्रेस दबाने की कोशिश की है और कर्पूरी ठाकुर को कांग्रेस ने नजरअंदाज किए? कैन यू जस्ट हाईलाइट ऑन दैट? आई मीन, क्या जरूरी था इस चीज का? ये सत्य समाज के सामने, देश के सामने रखना, यह हमारा कर्तव्य ही है। तो अगर हम आज एक देश के अंदर एक रूलिंग पार्टी है और जनता हमको पसंद कर रही है, तो हमने किन किन पुरानी सरकार के पुराने कार्यकाल में जो गलतियां हुई और उसमें हमने कैसे उसको सुधारा, और कैसे हमने जो समाज के रत्न लोग थे, नवरत्न लोग थे, जिन पर कांग्रेस के जमाने में एक उनको उनकी सही, उनका जो मूल्यांकन होना चाहिए, उनको जो सही एक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला था, उसको हमने जो दिलाने के लिए मेहनत की, इसको जनता के सामने रखना एक कर्तव्यदक्ष सरकार का काम है। अपने कामों को, अपने अचीवमेंट्स को प्रस्तुत करना, और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात है। जहां तक आपने एक चर्चा भी की कि कुछ लोग, हमारे सम्मानीय विरोधी पक्ष के जो नेता लोग हैं, वो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही शॉर्ट में, डेमोक्रेसी यानी क्या, तो एक बहुत सुलझा हुआ और सिंपल उसका जो एक सॉल्यूशन है कि 50% से ज्यादा लोग अगर कोई चाहत रखते हैं तो वह चाहत का सम्मान हो, यही डेमोक्रेसी है। और अगर सम्मानीय शरद पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कई बार ये रिजोल्यूशन ले चुकी थी कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, और 54 में से 52 विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र वहां लिखे गए थे, उसके बावजूद अगर हमारे सम्मानीय देश के नेता शरद पवार जी उस चीज को खारिज कर कर अपनी मर्जी से निर्णय बदलते हैं, तो मैं कहता हूं वो डेमोक्रेसी का कत्ल है, जिन्होंने अपने 54 में से 52 विधायकों की बातों को दबाकर अपनी दबंगशाही का परिचय उस माध्यम से दिया। तो डेमोक्रेसी बोलो तो ये होती है ना कि हम मेजोरिटी की बात को सुने। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो निकाल दिया है, जो फैसला दिया है, वह निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट फैसला है, जो डेमोक्रेटिक फैसला है, और मेरी मर्जी के खिलाफ अगर कुछ हो जाता है तो मैं उसे अगर नॉन डेमोक्रेटिक कहता हूं, तो ये मेरा अपना एक निजी राय हो सकती है। इसको मैं डेमोक्रेटिक करके अपने आप को न्याय दिलाने की कोशिश करूं या अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करूं, यह तो उचित है। भरत सोनी साहब, राहुल गांधी जी ने आज कहा यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी जी टीआरएस और बीजेपी को तेलंगाना में हरा दिया, टीआरएस एंड बीजेपी को तेलंगाना में हरा दिया, और राहुल गांधी ओडिशा से बीजेडी और बीजेपी को हराएगा, यह संकल्प लिया है। भरत सोनी जी, यह आत्मविश्वास कि यहां पर भी करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत सोनी साहब। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों है? न्याय का हक मिलने तक 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ, सर ये है। वहां पर देखिए, आज वो राजगंगपुर में, उड़ीसा में वो थे, वहां पर से 30 लाख लोग जो है वो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं सर, और वहां पर क्या है, 30 लोगों को सारा काम दिया गया है। हमारे साहब के जो मित्र है, उनके 30 लोगों को ये सारा काम दिया गया है। तो उस प्रकार से सर, ये सारी बातें देश के सामने रखने के लिए राहुल जी आज वहां पर है। और सर देखिए, न्याय की स्थापना किए बगैर देश शक्ति नहीं मिलेगी ना सर। ये यात्रा उनको न्याय दिलाने के लिए है। और दूसरी बात सर, कि राहुल जी जिन मुद्दे को उठा रहे हैं, उन मुद्दे को आप
जवाब मुद्दे के हिसाब से दीजिए। आप ये मत करिए, आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, अरे ये तो फ्लॉप है, ये तो फेल है। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे को मुद्दे के हिसाब से जवाब दीजिए। जैसे अभी देखिए, मैं शिवसेना का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे थे। सर, उद्धव जी ठाकरे ये बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस में लड़े सर, और प्री पोल अलायंस में उनको क्या कहा गया था कि पहले ढाई साल शिवसेना के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। सर, महाविकास आघाड़ी क्यों बनी? महाविकास आघाड़ी इसलिए बनी क्योंकि आपने उनको पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने को नहीं दिया, है ना। तभी तो शिवसेना के सीएलपी के लीडर उद्धव जी ठाकरे नहीं थे। तभी तो शिवसेना के सीएलपी के लीडर सम्माननीय एकनाथराव शिंदे जी थे। उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफ शिवसेना है उसके लीडर एकनाथराव शिंदे जी थे। तो उसके तहत वो बने। अभी मैं आता हूं कि उनको एबी फॉर्म किसने दिया चुनाव लड़ने के लिए? ये सारे लोग जो चुन के आए हैं उनको एबी फॉर्म साइन किसने किया है? उद्धव जी ठाकरे ने किया है। पवार साहब के गुट के एबी फॉर्म किसने साइन किए हैं? सर, ये इन लोगों ने। सर, जो लोग आज ना वकालत करते हैं महायुति की, वो लोग ये तो कहे कल अभी एक फॉर एग्जांपल राज ठाकरे जी के जो एक एमएलए हाउस में है, वो अगर एक एमएलए हाउस में डिसाइड कर ले कि वो उनकी पार्टी एक पार्टी में विलीन कर दे, तो बाहर क्या राज ठाकरे जी ऐसे ही रह जाएंगे? सर, ये डेमोक्रेसी की जो हत्या है वो इस प्रकार से है। और सर, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जब चंडीगढ़ के मेयर के ऊपर बोलना पड़ता है, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से जो इलेक्टेड कैंडिडेट है और उनका मत कहां पर गया, उसके ऊपर ब्लू इंक मार्क से उसको इनवैलिड किया गया। सर, ये एक इट इज अ शेम ऑन डेमोक्रेसी। आपने मेयरल पोल में इस प्रकार से किया सर। और अगर जो इसको आप अगर डेमोक्रेसी की हत्या नहीं कहते हैं तो आने वाले 2024 के इलेक्शन में होने दीजिए बैलेट पेपर पे होने के लिए पूरे देश में वहां पर हंगामा हो रहा है, वहां पर आंदोलन हो रहे, जितने जो जजेस एडवोकेट लोग हैं वो लोग जंतर मंतर पे मिल रहे, आप वो दिखा नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो कि सब कुछ अगर सब दिखाता है तो वो चैनल वो क्यों नहीं दिखा रहा है? उसको भी दिखाए कि वहां पर मोर्चा चल रहा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन की रैली को कवर किया था कि नहीं किया था? उस प्रकार का कवरेज बैलेट पेपर से चुनाव करा, उसके लिए कवरेज मिल रहा है? वो आप ही सोचिए, और देश की जनता तय करेगी कि आप वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हो या डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हो। गांधी साहब, सोनी साहब का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर बीइंग शेकन बाय द बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी। और आगे जाके आज मोदी साहब ने आलोचना भी की कांग्रेस का कि आप नॉर्थ और साउथ के डिवाइड कर रहे हो। नॉर्थ और साउथ में डिवीजन है। आप ये जानबूझ के दिखाना चाहते हो कि साउथ के खिलाफ इंजस्टिस हो रहा है। और मोदी साहब ने वार्न किया, नरेंद्र मोदी जी ने वार्न किया कि ऐसे टेंडेंसीज will shake the entire democracy. लोकतंत्र के लिए खतरे। How do you see that? You can retort to what भरत सोनी साहब said. और now, हाँ, बोलिए। देखिए, आज मोदी साहब की आज राज्यसभा की स्पीच में भी यही बात रिपीट हुई है और मैं उनके साथ में पूर्ण सहमत हूं कि कांग्रेस को अभी कोई चारा नहीं है जीतने के लिए। इसलिए भारत में डिवीजन करके किस तरह से कूट राजनीति होए उसके लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं, वो बहुत गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि उद्धव ठाकरे ने जब जनाधार मिलने के बाद में बीजेपी के साथ रहने का था और अमित शाह जी ने उनको कोई प्रॉमिस नहीं की थी, तो फिर उन्होंने कैसे दावा कर दिया कि अमित शाह जी ने मुझे बंद कमरे में प्रॉमिस की थी? तो बाद में भी वो नरेंद्र मोदी जी को भी बंद कमरे में दिल्ली में जाके मिले थे, तो तब उनको क्या प्रॉमिस दी गई थी वो उन्होंने कभी बताया? और बाद में तुरंत ही शिंदे जी अलग होकर के
ये शिवसेना से निकल गए और अपना गुट बनाया और आज देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये कोई गलत बात नहीं है, लोकशाही कोई खतरे में नहीं है। ये उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी ऐसे जो लोकशाही का पीछे से बैकस्टेबिंग करने वाले लोग हैं ना, उनके कारण लोकशाही खतरे में आ सकती है। बाकी बीजेपी, अजित पवार और शिंदे जी की जो पॉलिसी है उससे कभी भी लोकशाही खतरे में आ नहीं सकती, क्योंकि लोकशाही स्ट्रांग है। और आप ये भी लिख के रखना कि आने वाले इलेक्शन में जो साउथ में से आज कांग्रेस या अन्ना डीएमके या तेलंगाना की पार्टियां जब जो बड़ी बड़ी बात कर रही है, वहां भी जाकर के बीजेपी अपना अकाउंट खोलेगी और वहां भी बड़ी बड़ी सीटें अच्छी तरह से वो जीत के आएगी। और एक दूसरी बात है कि तेलंगाना में अडानी का सहयोग लेने के लिए चीफ मिनिस्टर ने इमीडिएटली अकाउंट खोल दिया अडानी के साथ में। और आप अभी उड़ीसा में हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के बोल रहे हैं कि अभी उनके मित्र के साथ मिलने को गए। अरे ये कांग्रेस का नाटक है, नाटक, नौटंकी है। अडानी का एक बाजू से सरकार लेने का वहां तेलंगाना में, और अब ओडिशा में तो खाली बात चली है और उसमें आप बड़ा कटाक्ष करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अडानी ये देश का दुश्मन नहीं है, ये देश का एक जबरदस्त उद्योगपति है। आपके कांग्रेस के लोगों ने फॉरेन में लोगों को मिलकर के कुछ एस्टैब्लिश इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर के उनको बदनाम करके अडानी को नुकसान नहीं किया है, उनके लाखों शेयर होल्डर्स को भी आपने नुकसान किया है। ये कांग्रेस के जितने कुकर्म है ना, अब तो मैं शनिचर को, सैटरडे को, अभी निर्मला सीतारामन की फाइनेंस मिनिस्टर का जब श्वेत पत्र निकलेगा ना, तब देश को पता चलेगा कि कांग्रेस के अनुशासन ने, ये शरद पवार के अनुशासन ने, उद्धव ठाकरे जैसे गद्दारों ने क्या क्या किया है। उस इस देश को ये श्वेत पत्र से मालूम पड़ेगा। और श्वेत पत्र पूरी कांग्रेस कल्चर की आज तक की पूरी पोल और लास्ट 10 साल के उनके अनुशासन की पोल पूरी खोल देगा। और ऐसा ही श्वेत पत्र शिंदे जी को भी, अजित पवार जी को भी, ये उद्धव ठाकरे के 2.5 साल में क्या हुआ है उसका भी एक श्वेत पत्र बाहर पढ़ निकालना चाहिए, जिससे पब्लिक को, जनता को पता चले कि ये लोग राजकारण के नाम में लोकशाही खतरे में करके आज लोगों के अंदर एक विद्रोह और असंतोष खड़ा करते हैं। उनको जवाब देना ही चाहिए। और मुझे मालूम है कि सत्यमेव जयते, वो सत्य का विजय हमेशा होता है और होता ही रहेगा। और मोदी जी का नेतृत्व हमारे इस भारत को, हमारे राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर दिन ब दिन आगे लेके जाएगा, इतना ही मेरा पूर्ण विश्वास है। वी कम टू द फाइनल लैप पे आ जाते हैं और पूछ लेते हैं आशीष जी, महाराष्ट्र ट्रिपल इंजन स्वीप एंड मोदी साहब वहां 400 प्लस अनाउंस कर दिया और 3.0, हाउ डू यू सी इट? कितना सीट्स आपके हिसाब से बोथ महाराष्ट्र एंड नेशन? महाराष्ट्र के तो अंदर हम लगभग 44 से 45 सीट निकालेंगे सर, ये 100 है। और जहां तक नेशन का सवाल है, एनडीए पूरा 400 के भी पार जाने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। भरत सोनी साहब, 53 से 270 बहुत जबरदस्त एक संघर्ष होगा। राहुल गांधी जी कॉन्फिडेंट है, बिल्ड द कांग्रेस, सपोर्ट, पूरे सपोर्ट, बिकॉज चैलेंज है 53 से 270 प्लस पहुंचना, आसान काम नहीं है, जबरदस्त काम करना पड़ेगा आपको। यू थिंक इट्स पॉसिबल? सोनी साहब। सर, वी हैव गॉट दी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और वार्ड कमेटियां ऑल ओवर द कंट्री। We have our block presidents and block congress committees all over the country. There are few parties who does not have an all India presence, cannot preach us how we have to gear up for the election and what we have to do. We have been fighting this election for so many years. Okay, there are people have been routed out, they have been finished off in few states. They have got no presence. So they cannot tell us how we have to go to the election. We know how to fight the election and we know how to go to the election. तो सर महाराष्ट्र में आप इलेक्शन करिए, अपने 2024 का इलेक्शन आने दीजिए। सर इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, वो बिल्कुल टक्कर देगा।
एक वोट मोदी के खिलाफ, उस प्रकार से हम लोग जाएंगे। और ये एक अथॉरिटी और ऑटोक्रेट को डिफीट करना है। अगर आप ऑटोक्रेट को इस बार डिफीट नहीं करोगे तो हमारी डेमोक्रेसी विल बी एट अ स्टेक। वो सारी दुनिया देख रही है किस प्रकार से इलेक्शन हो रहा है, किस प्रकार से जीता जा रहा है। गांधी साहब, द फाइनल वर्ड। आपने आशीष जी को सुना, आपने भरत सोनी साहब को सुना, बोथ आर पॉजिटिव, 400 प्लस मोदी जी, बट ही सेज 270, 53 से 270 प्लस जाना। हाउ डू यू सी? मेरे हिसाब से लोकशाही के गद्दार ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये सभी को, और शरद पवार की एनसीपी, ये सभी को कोई विजय मिलने वाला नहीं है, कोई ताकत आने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में तो 45 पूरी सारी सीट हमारे अलायंस को मिलने वाली है। और दूसरी जो 400 के प्लस का जो इनका जो गणित है वो 100% बैठने वाला है। और उसके कारण कांग्रेस अभी 52 पे है, वो 20-25 में भी सहम जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। शरद चंद्र पवार का भी एक भी एमपी आएगा नहीं, और उद्धव ठाकरे के भी एक भी एमपी नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। और विजय सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, सनातन धर्म का है, हमारे आत्मविश्वास का है, और हिंदुस्तान के लाखों जनों की आशा और विश्वास का ये प्रतीक है। इतना मैं मानता हूं, और यही मेरा विश्वास हमेशा कायम रहेगा। Thank you that we come to the end of the program. Thank you Mukesh Gandhi साहब, thank you Ashish Chandrana साहब and Bharat Soni साहब. Thank you so much. It has been fantastic debate. Wonderful debate. Thank you so much. Thank you. You conducted so well. You conducted so well. Thank you. Appreciate. Thank you so much. Thank you. So we see, as we say, the preamble to the Constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, that is social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights, liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is concerned, believing in the universal brotherhood and believing in the political and territorial integrity of the nation. We hope that any party that comes in power will see that the pillars of the Constitution, justice, equality, liberty and fraternity are never shaken. Because as we always say, if the Constitution survives, the people survive, prosper and thrive. That's all from Pradeep Nambiar from Nation Now. We again come tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. It's bye for now.